नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण आज के समय की गंभीर समस्याओं में से एक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। इस बढ़ते प्रदूषण पर आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर। सच्चिदानंद जी, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि पूरे देश में एयर पोल्यूशन की जो वर्तमान स्थिति है, खासकर हमारी राजधानी दिल्ली में, इस पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस समय स्थिति काफ़ी गंभीर है और खासकर दिल्ली और NCR के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली NCT और साथ में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्थिति बहुत ही गंभीर है। और ये और शायद और भी गैंजेटिक प्लेन के जो राज्य हैं, बिहार और इवन पूर्वोत्तर राज्यों तक भी कई जगह वायु की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। और जैसा हम जानते हैं, आप और सारे दर्शक भी आपके देख रहे होंगे कि मुंबई में भी इस समय वायु प्रदूषण की स्थिति ठीक नहीं है। सच्चिदानंद जी, आपने दिल्ली में हो रहे पोल्यूशन पर डीप रिसर्च की है। क्या आपको लगता है कि बायोमास एमिशन इसका कारण बन रहा है? ये प्लीज हमारे दर्शकों को आप डिटेल में समझाइएगा। बायोमास इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अभी तो इसी साल हमारे ग्रुप का एक मेजर स्टडी आई थी नेचर जियो साइंस में, जिसमें हमने देखा कि ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ती है तो लोग अपने घरों को और साथ में गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए और साथ में और तरह की जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, आपको जहां इस तरह की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लोग बायोमास जलाते हैं जी। इसके अलावा जो कूड़े और चीज़ें इकट्ठा होती हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट, उसको भी लोग जला देते हैं जी। उनकी वजह से दो तरह की चीज़ें निकलती हैं। एक तो आपके प्राइमरी, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, प्राइमरी PM निकलते हैं और साथ में कुछ गैसेस निकलती हैं जी। ये गैसेस जो है उस पर बहुत ही इफेक्टिवली जाके कंडेंस करती हैं और जिससे पार्टिकुलेट मैटर का साइज, नैनो पार्टिकल जो होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये हमारी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी उस पेपर में और वो यूनिक फाइंडिंग थी, जिसमें हमने दिखाया कि रात में जो PM रिलेटेड हेज जो है वो 60-70 माइक्रोग्राम से 250-300 माइक्रोग्राम जो बढ़ती है, उसका मुख्य कारण नैनो पार्टिकल का ग्रोथ है। और वो ग्रोथ जो है वो बायोमास कंबस्टन से रिलेटेड जो गैसेस निकलती हैं, प्राइमरी गैसेस, और उनका जो कंडेंसेशन होता है उसकी वजह से है। ये बायोमास लोकल भी है और कुछ हद तक जो और फार्म और फील्ड में जो बायोमास भी जलाया जाता है उससे भी ये होगा। तो दोनों तरह से बायोमास बर्निंग वायु प्रदूषण का एक निश्चित तौर पे बड़ा कारण है और खासकर उत्तर भारत में जी। बेशक इस गंभीर पोल्यूशन का कोई आसान तरीका नहीं होगा, लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि सर्दियों में दिल्ली NCR में खासकर एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस संबंध में सही कदम उठा रही है या इसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना 2019 में लॉन्च हुई, जो पूरे राष्ट्र के स्तर की योजना है जी। इसमें 133 शहरों में काम हो रहा है जी। यहाँ पे मॉनिटरिंग रिलेटेड रिसोर्स वो कराए गए मुहैया, नए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड कई तरह के फंड्स दिए गए सिटीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को कहते हैं, उसको दिए गए। उस फंड को और टॉप अप किया गया 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत पैसा दिया गया, जिससे कि और चीज़ें जो किसी कारणवश वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं, जैसे कि रोड के किनारे जो पेविंग हो जाए या वृक्षारोपण है या
म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे आपसे अभी बात हुई कि बायोमास बर्निंग, वैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का अगर आप अच्छे तरह से निस्तारण करेंगे तो उसको लोग जलाएंगे नहीं। अगर जलाना रुकेगा तो उससे गैसेज और पार्टिकुलेट मैटर नहीं निकलेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब दिशाओं में भी काफ़ी मदद दी गई 133 शहरों में, और कई शहरों में इसके अच्छे परिणाम भी आए। दिल्ली में भी इसके परिणाम पिछले 6 सालों में अगर आप डेटा देखिए तो पहली बात तो मॉनिटरिंग हमारे दिल्ली में बहुत ही इनफेक्टिव थी। 4-5 मॉनिटर थे 2016 तक, अभी 40 मॉनिटर हैं। तो ऐसे आपको डेटा मिलता है, डेटा से आपको मालूम चलता है कि किस तरह चीज़ें जो काम हो रहे हैं उनका अनुकूल परिणाम आ रहा है, और या फिर क्या किया जाए कि और बेहतर परिणाम सामने आए। तो दिल्ली में लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि PM 2.5 घटा है। ये जो अर्ली नवंबर और अक्टूबर के एंड का जो ये खासकर ये पीरियड है, इस समय दिल्ली का वेदर वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। ठीक, और उसी समय जब बर्निंग भी शुरू हो जाती है, खासकर स्टबल बर्निंग, और जैसा हमने बात किया कि लोकल लेवल पे बायोमास बर्निंग, तो बाकी फैक्टर्स तो हैं। दिल्ली में अभी भी इंडस्ट्रीज में बहुत से प्रयास किए गए कि इंडस्ट्री को हमने CNG पे 3,000 इंडस्ट्री CNG पे शिफ्ट हुई हैं, रिंग रोड बनी है, ऐसे बहुत प्रयास हुए हैं। ब्रिक क्लिन को कई नई टेक्नोलॉजी लगाई गई हैं, जिगजैग। लेकिन इसके बावजूद आपको समझना चाहिए कि दिल्ली इंडिया और खासकर दिल्ली NCR के बहुत सी इंडस्ट्रीज अभी नॉन फॉर्मल सेक्टर में है, MSMEs हैं। ठीक है, तो उन सबका ट्रांजिशन जब तक पूरी तरह से क्लीन फ्यूल पे नहीं होगा, तब तक ऐसे फ्यूल जैसे आप जहाँ पे आप कोल बर्न कर रहे हैं, या कोई डर्टी ऑयल बर्न कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, बायोमास बर्न कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं बॉयलर में, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें वर्ष के दौरान जल रही हैं। और जाड़े में अक्टूबर के अंत, नवंबर में जब वेदर खराब है और उस समय खासकर बर्निंग भी आपने ऐड कर दिया एक और सोर्स, तो स्वाभाविक सी बात है कि बैकग्राउंड पोल्यूशन आपका ज्यादा है। वो भी अभी इतना उसमें सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं एक और कारण बढ़ जाता है कि जो पंजाब में जो पराली जो जलाना है बड़े पैमाने पे होता है, तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में इसका कितना इम्पैक्ट होता है, और कोई इससे निपट सकता है? मतलब इससे डील करना कितना मुश्किल है? पंजाब में पराली की समस्या एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है 6-7 साल तक, लेकिन अभी उसमें गिरावट आई है। अभी मैं देख रहा था कि इस साल अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा में जो फायर काउंट है, जिसको आप अच्छे तरीके से गिन सकते हैं, नासा की सैटेलाइट उसको बताती है, उसमें करीब मोटा मोटे 50% कमी आई है 2022 के बनिस्बत इस साल अक्टूबर नवंबर में पंजाब हरियाणा में 50% की कटौती आई है। तो लेकिन 50% भी अगर हो रहे हैं फायर काउंट, मतलब कई हजार में है इसका मतलब, तो वो भी उनका एमिशन काफ़ी है, उनको हमें और कम करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी समस्या है कि उसमें आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपको देना है, उससे बहुत बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी की भी लाइवलीहुड इन्वॉल्व है। इतना ज़्यादा जो बायोमास निकलता है उसको किस तरह से ऐसी कोई क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ हम ले जाएं, उसमें आपको स्टोरेज है, हैंडलिंग है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसको स्केल करना तो एक ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे वर्क नहीं हो रहा है, बहुत सारे पायलट शुरू किए गए हैं, कई लोगों ने इसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए हैं, लेकिन उसे और स्केल करने की ज़रूरत है। लेकिन 50% की जो कमी हुई है इस साल, मेरा मानना है कि वो बहुत ही सकारात्मक है, और अगले कुछ सालों में अगर इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे, कुछ ही सालों में मुझे लगता है कि इसमें एकदम कमी आ जाएगी। जी, ये तो है कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत इफेक्ट कर रहा है उन्हें। जब ये पूरी तरीके से ठीक होगा वो मसला अलग है, लेकिन अगर इस बढ़ते एयर पोल्यूशन पर रोक नहीं लगाई गई, या मैं कहूँ कि बड़े कदम नहीं उठाए गए, तो क्या अगले सालों में हालात जो है वो और ख़राब हो सकते हैं? और आप अपने हिसाब से हमें बताइए कि आपको इस सब समस्या का फ्यूचर कैसा नज़र आता है, जिस तरीके से वातावरण की स्थिति है? सुधार हो रहा है, लेकिन इतना सुधार नहीं हो रहा है कि लोगों तक जो है कोई भी खामियां नहीं पहुंच रही है। तमाम लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, आंखों की समस्या हो रही है, सांसों की समस्या हो रही है। तो
कैसे, अगर ये रोका नहीं गया तो फ्यूचर जो है वो कैसा होगा? नहीं, ये आपकी बात सही है कि फ्यूचर के लिए ये निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से इसको कहते हैं कि एनवायरमेंटल हैजार्ड है ये, लेकिन जी, आपको बिल्कुल, मानना होगा कि एग्जैक्टली। अभी ये तो हम दिल्ली बम्बई की बात कर रहे हैं, जब पूरे स्तर पे होने लगेगा तब तो ये बहुत दुखद होगा। नहीं, ये देखिए, आपको बताएं कि एयर पोल्यूशन एक ग्लोबल एनवायरमेंटल हैजार्ड है। जी जो देश पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं उनके यहाँ भी वायु प्रदूषण पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। जी आप अभी अगर अमेरिका भी देख लीजिए तो अमेरिका में भी आप पढ़ते होंगे, आप लोग अखबारों में और तरह से भी आपके पास न्यूज़ आती होगी कि अक्सर कई स्टेट में बड़ी बड़ी फॉरेस्ट फायर लगती हैं। अभी 1-2 साल पहले ही आपने सुना होगा कि कैलिफोर्निया में कई महीने फॉरेस्ट फायर हुए, जिससे कि रेजिडेंट्स इंडोर रहने के लिए बाध्य हो गए। जी और आपने सुना होगा पिछले साल या इसी साल के शुरुआत में कुछ चंद महीनों पहले ही। जी कनाडा में इतना बड़ा फायर हुआ था कि कई कई हफ्ते तक न्यूयॉर्क की एयर क्वालिटी एकदम खराब रही। तो ये तो डेवलप्ड कंट्री की हालत है, और डेवलप्ड कंट्रीज ने जो एयर पोल्यूशन में अपने बेटर और अच्छे परिणाम हासिल किए हैं, वो परिणाम 30-40 साल के अथक प्रयास से हासिल हुआ है। जी तो आपको ये समझना होगा कि ये डेवलपमेंट जब होता है तो इस तरह की चीजें आती हैं, और लेकिन इस पे हमें सतत प्रयास करने की जरूरत है। जी इस पे सतत प्रयास क्या है कि हमें पहले सोचना होगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये पहले हम ये शिफ्ट करें अपनी थिंकिंग को जी कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें जो आज हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस को और जो हमें एनवायरनमेंट मिला है, हम वो अपनी भावी पीढ़ियों को उसी तरह से दे सके। बिल्कुल सही। उसका मतलब है कि हमको एनवायरनमेंट मतलब एयर, अभी एयर की आप बात करें, लेकिन एयर, वाटर, सॉयल, इस सबको हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। जी और उससे जब डेवलपमेंट हम करेंगे तो वो डेवलपमेंट स्थायी होगा। जी ठीक है, तो उसके दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का, हमें और एनवायरमेंटल कॉन्शियस मैन पावर, विमेन पावर क्रिएट करनी पड़ेगी जो इस दिशा में काम करें, समझें। जी दूसरा, हमें लोगों को भी और जागरूक करने की अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल ये तीनों दिशा में। और चौथा, हमने ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल का एक प्रतिबद्ध भारत सरकार ने जताया है अपना कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होगा। जी उस दिशा में जितना ही हम जल्दी और आगे कदम बढ़ाएंगे, उसको तेज करेंगे, जो जो हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल से मूव करेगी, या बायोमास भी आपको रोकना पड़ेगा, बायोमास का भी कंजम्पशन, तभी आप कार्बन एमिशन रोकेंगे। और जब आप कार्बन एमिशन रोकेंगे तो आपके और प्रदूषण भी कम होंगे इस दिशा में। लेकिन तभी आगे काम सफल होगा जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों और लोग जी सब काम करेंगे, ये मूवमेंट बनना होगा, तब जाके इसके असर आएंगे सामने। जी बिल्कुल। आईआईटी कानपुर कृत्रिम बारिश, या मैं कहूँ कि क्लाउड सीडिंग के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ बनाने पर 5 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा है, और जुलाई में मुझे लगता है कि आप लोगों ने सफल परीक्षण भी इसका किया है। तो इस पर दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली 2018 में हम लोगों ने इसको पहले कानपुर में इसका परीक्षण किया था। जी अपना जो हमारा कानपुर का जो हमारा ये फ्लाइट लेबोरेटरी है, हमारे अपना एयरक्राफ्ट है, और सफल परीक्षण हुआ था। जी जी उसके बाद 2018 में कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, तो हम दिल्ली में एक प्रयास किया गया और सारे क्लियरेंस ले लिए गए, लेकिन बाद में चूंकि वो इसरो का एयरक्राफ्ट था, उस एयरक्राफ्ट को मुझे लगता है चंद्रयान-2 की तैयारी के लिए जाना पड़ गया, तो एयरक्राफ्ट नहीं मिल पाया। नहीं, हमने पूरी तैयारी की थी। इनफैक्ट हमारे अपने दूसरे फैकल्टी कलीग्स ने बहुत अच्छा एक सीड का मिक्सचर भी तैयार किया था। हमने उसको बहुत अच्छे से सब कुछ तैयारी की हुई थी कि दिल्ली में हमें करना है। जी अब हमारा सीडिंग का इक्विपमेंट भी हमारे एयरक्राफ्ट में लग गया है, अमेरिका से आ गया है, और एयरक्राफ्ट रेडी है, सीडिंग इक्विपमेंट रेडी है। जुलाई में इस साल उसका सफल परीक्षण हुआ है कानपुर में। जी तो हम जहां हमें क्लियरेंस मिला, और उसके लिए कुछ आपको सुटेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस होने चाहिए। आप ड्राई, जहां पे एकदम बादल नहीं है, तो आप सीडिंग नहीं कर सकते। सीडिंग का मतलब होता है कि बादल हैं, लेकिन आप सीडिंग करके उन बादलों को और आप घना करते हैं
जिससे कि वो जो बादल अपने से शायद बरसात न कर पाए, वो सीडिंग की वजह से बरसात के तरफ वो हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो बादल जरूरी है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ अगर अभी वो मूव करेगा दिल्ली में, अगर बादल कुछ बने तो हम करेंगे सीडिंग। जी, तो अभी की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन के ही जरिए इस प्रदूषण को फिलहाल के लिए रोका जा सकता है, अगर ये जल्द से जल्द हो गया तो? हाँ, अगर सीडिंग हमने किया तो रेन बहुत ही इफेक्टिव स्कैवेंजर है पॉल्यूशन का। थोड़ा भी रेन हो जाए, अगर कुछ मिलीमीटर भी, अगर आप 2-3 मिलीमीटर, जो बहुत ही नाम मात्र की रेन है, अगर 2-3 मिलीमीटर भी हो गई तो वो प्रदूषण को 3-4 दिन के लिए हटा देती है। और उस मामले में ये बहुत ही, एक तरह से बहुत ही प्राकृतिक तरीका है वायु प्रदूषण कम करने का। इसी वजह से पूरे मानसून में हम देखते हैं कि हम वायु प्रदूषण की चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, पराली बर्निंग के अलावा बाकी सारे वरना लोगों ने अक्सर जो है आर्टिफिशियल रेन के बारे में तब सुना है कि यूएई में ये होता है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, तो बस लोगों को ये महसूस कराने के लिए कि बारिश कैसी होती है। लेकिन आज की स्थिति में ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है कि अगर ये जल्द से जल्द हो जाए तो दिल्ली वालों को शायद थोड़ी राहत और बहुत बड़े, जी हाँ जी, अब बहुत बड़े स्केल पे हम कर सकते हैं ना। आपका जैसे और कोई जितने और मिटिगेशन के मेथड्स हैं, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर, आधा स्क्वायर किलोमीटर में काम करेंगे। लेकिन अगर क्लाउड अच्छे से है और आपने कृत्रिम बरसात करा दी, तो 10 से 50 स्क्वायर किलोमीटर तक की रेन होगी, तो एक अच्छे पूरे एरिया में दिल्ली एनसीआर के एक आपको कुछ दिनों की राहत मिल जाएगी तुरंत। तो ये कब तक हो सकता है, कोई आसपास की डेट या हम लोग क्लाउड देख रहे हैं। हमारे टीम के लोग, हमारे जो कलीग हैं यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और हम जहाँ हमें क्लाउड की कुछ भी संभावना दिखेगी, हम तुरंत इस पे, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट है आईटी कानपुर का एयरक्राफ्ट में सीडिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है। हमारे पास प्रोविजनल क्लियरेंस है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। हमारे पास सीड है, अपने यूनिक सीड का मिक्सचर है, तो सब कुछ रेडी है। दिल्ली एनसीआर में कुछ अतिरिक्त भी आपको अप्रूवल चाहिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, तो वहाँ कुछ और अप्रूवल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अप्रूवल मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें सरकारी तंत्र रहेगा, तो मिल जाएंगे। तो हम तुरंत करेंगे, बस क्लाउड अगर आए तो हम निश्चित ये प्रयास करेंगे दिल्ली में। जी। सच्चिदानंद जी, आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आपने दर्शकों को इस स्थिति में क्लैरिटी दी है, एक पॉजिटिव अप्रोच दी है कि इस समस्या से हम अच्छे तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से जो है हम इससे लड़ पाएंगे। धन्यवाद जी।